गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। ओके, तो आज हम रिमेनिंग चैप्टर थोड़ा जो स्पेशल सिंबल्स है उसके बारे में देख लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ठीक है? यस मैम। आज मैं वो पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दूंगी जो हम प्रैक्टिकली ये पीपीटी जो देखते हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी मैं होमवर्क में अटैच कर दूंगी, ठीक है? यस। ओके मैम। कल हमने देखा था एनबीएसपी, @NBSP से क्या होगा, हमें जितनी स्पेस डालनी है एक्सप्लिसिटली वो हम यहाँ से डाल सकते हैं, राइट? जस्ट अ सेकेंड। राइट, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, यस मैम। @NBSP से हम क्या कर सकते हैं? @NBSP से हम जो एक्सप्लिसिटली जो हमें स्पेस दिखानी है उसके लिए हम @NBSP का यूज कर सकते हैं, या फिर उसका ASCII कोड है, उसका ASCII कोड है #160 एंड सेमीकोलन। हम अगर आइदर ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है लेस देन। हमने लेस देन का भी एग्जांपल देखा था कि लेस देन कैसे यूज होता है, ये वाला। ये हमने टैग यूज किया है @LT करके, और यहाँ पे हमने ASCII वैल्यू देखी है, राइट? यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ये रहा, यहाँ पे @LT करके लिखा, उससे भी वही आउटपुट मिलेगा, और ये वाला मैंने ASCII वैल्यू डाली है, तो ASCII वैल्यू से भी हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो हम वाइस वर्सा दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं जो हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए। फिर आगे है %M%। अभी ऐसा कुछ सिंबल दिखाना हो तो उसके लिए है @AMP एंड सेमीकोलन, और उसका ASCII वैल्यू ये। अभी ऐसी चीजें कब यूज होती है, जब हम नॉर्मली ये एंड ये, तो हम नॉर्मली ऐसे एंड करते हैं, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। फिर डबल कोटेशन के लिए है @QUET, और उसका ये ASCII वैल्यू है। फिर ये सिंगल कोटेशन अगर करना है एपोस्ट्रोफी S वाला, तो उसके लिए ये सिंबल है, इसका एंटिटी नेम ये है। मैम, यस, अब वो आपने ऊपर वाला जो बताया ना M% वाला, वो पता नहीं किसके बारे में? M% NBSP के बारे में? यस। ओके, मैं उसका प्रैक्टिकल आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि हम कहीं पे भी, ये मैंने NBSP का यूज किया है, राइट? और अभी मैं ये यूज करने वाली हूँ, हमने लेस देन ग्रेटर देन और NBSP इतने यूज किए हुए, तो हम अभी बाकी के सिंबल किस तरीके से यूज होते हैं वो देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट है M%। के लिए क्या है? M% के लिए @AMP एंड सेमीकोलन। तो हम वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, मैं अभी लिख रही हूँ आप तीनों का नाम जो आप लोग प्रेजेंट हो, राइट? तो काव्यांजलि, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है? रुतिका एंड, हम इस तरीके से एंड लिखते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली ये लिखेंगे तो हमें आउटपुट में नहीं देगा, उसके लिए हमने यूज करना होगा @AMP। तो वहां पे हम लिखेंगे @ और फिर AMP सेमीकोलन एंड आयुष। ये तीनों प्रेजेंट है इस क्लास के लिए, तो ये मैंने सेव किया और इसका आउटपुट, तो ये हमें ये दे गया। ओके, तो ये हो गया M% का यूज। फिर है दूसरा, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था डबल कोटेशन मार्क। अभी हमें, जैसे कि हमें पता है कि हमारी ये टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है कंप्यूटर स्टडीज, तो मैं ऐसा लिखती हूँ कि we are studying computer
फ्रॉम द बुक और फिर मुझे कंप्यूटर स्टडीज ऐसा लिखना है और ये कोटेशन कंप्लीट। तो इसके लिए मैंने जो डबल कोटेशन का यूज किया वहां पे यूज हम करेंगे QUOT एंड सेमीकोलन, और आप यूज कर सकते हैं #34 और सेमीकोलन। तो मैं एक जगह पे ये जो कोटेशन है मैं वहां पे यूज करूंगी QUOT सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी, आज की वैल्यू क्या थी उसकी, आज की वैल्यू है 34, तो मैं यूज करूंगी उसके लिए फिर #34 एंड सेमीकोलन। और ये मैंने सेव किया और इसका आउटपुट हमें मिलेगा आप नीचे देख पा रहे हो आउटपुट, वी आर स्टडीइंग Yes, ma'am. कंप्यूटर फ्रॉम द बुक कंप्यूटर स्टडीज, और देखो डबल कोटेशन आ गया। अभी अब मैं यूज करूंगी M% का सॉरी मैम एपोस्ट्रोफी एस का यूज। यस मैम अगर बाय चांस हम है ना डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और हम ये कोटेशन ये लिखते हैं @QOT या फिर ##34, तो हमें वो तो आउटपुट थोड़ी देगा, वो कॉमा मतलब जो हमने लगाया है डबल कोटेशन उसकी जगह हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। कई कई ब्राउजर में ऐसा होता है कि वो हमें आउटपुट दे देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दे सकता। जैसे कि मैं अभी वही यूज करती हूँ। चलो ये मैंने डबल कोटेशन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख लिया है। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस रखी तो आगे जब आप प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करने जाओगे तब बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो कि ये देखो इसका आउटपुट हमें दे रहा है, राइट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अगर करें तो फिर हमें वो आउटपुट नहीं मिलता। तो बेटर कि अगर ऐसे स्पेशल सिंबल्स का हम यूज करना चाहते हैं तो हम जो उसके मिमोनिक कोड है वही यूज करें या फिर उसकी ASCII वैल्यू का यूज करें, क्योंकि हम अभी तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही ये सारे वेब पेजेस रन कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेबसाइट पे यानी कि सर्वर पे उसे अपलोड कर देंगे, यानी हमारी वेबसाइट अभी अभी के लिए तो आप वेबसाइट और वो सब अपलोड नहीं करते, लेकिन जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, IT फील्ड में, तो और वहां पे ऐसा कुछ लिखना है और वहां पे आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे और फिर वहां पे आउटपुट नहीं आएगा, तब ये दिक्कत होगी। अभी स्मॉल ऐसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखो हमारा आउटपुट तो वैसा आ ही रहा है कि डबल कोटेशन से क्या होता है, लेकिन बेटर कि हम यूज करें जो उसके मेमोनिक कोड है या फिर ASCII वैल्यू है। ओके, फिर सिंगल कोटेशन, ये मेरा नाम है दृष्टि कातरिया, उससे कोई सेंटेंस आप बनाओ जिसमें एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा हो। मुझे एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा है, आप बताओ कौन सा सेंटेंस मैं लिखूं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा हो। आपके पास कोई सेंटेंस हो तो। आयुष आप भी बात कर सकते हो। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है एपोस्ट्रोफी ऐसे कोई सेंटेंस हो वैसा?
ठीक है, ये हो गया। उसमें हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? उसके लिए यूज करेंगे @APOS, @APOS एंड सेमीकोलन। ये देखो हो गया। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे यूज किया है @ का भी यूज यहाँ पे हमने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन इसके लिए भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जैसे कि ये कॉपीराइट का है, फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है, फिर सेंट का है, पाउंड, येन, यूरो, ये सारे हमारे अभी देखो ये सारे सिंबल्स हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, राइट? लेकिन ऐसे सिंबल्स हमारे कंप्यूटर में नहीं होते। इसको लिखने के लिए, तो इसके राइट करने के लिए तो हमें ये सारे ASCII या न्यूमोनिक कोड हमें यूज करने ही होते हैं। जैसे कि रूपी का कोई हमारे जो कीबोर्ड है उसके अंदर रूपी लिखने के लिए तो कोई होता ही नहीं है की, राइट? यस मैम। ओके, तो जैसे कि अभी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि फिर हमें कॉपीराइट लिखना है, राइट? तो कॉपीराइट के लिए कौन सा है न्यूमोनिक कोड? कॉपीराइट के है @copy एंड सेमीकोलन। एंड कॉपी एंड सेमीकोलन। दृष्टि यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं, कॉपीराइट। ओके, ये हो गया हमारा कॉपीराइट। ये आ गया कॉपीराइट। यह इसका व्यंजन है। नो मैम। ओके, और मैंने कल आपको बुक में दिखाया था रजिस्टर ट्रेडमार्क के लिए भी यहाँ पे जो बुक में हमें दिया गया है वो गलत है, तो आप वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका सही कोड क्या है। उसके लिए सही कोड है फिर REG एंड सेमीकोलन। और हमारे बुक में क्या दिया है? आप लोगों ने बुक देखी है? यस मैम, ERG। हाँ, ERG लिखा है ना, तो वो गलत है, वहां पे लिख लीजिएगा REG, वो सही कोड है, ठीक है? और ये और ये W3 स्कूल्स की एक मैंने लिंक रखी है। यहाँ पे आप जाके सारे जितने भी हमारे मैथमेटिकल करेंसी से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स है वो सब आप यहाँ पे देख पाओगे। एक बार वो फाइल ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये यूज होते हैं। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, अभी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। ये स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में जो डाउट था वो तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली भी वो यूज कर सकते हैं, तो फिर ये कोड का यूज क्यों करना है, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको बताया कि क्यों यूज करते हैं वो, राइट? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस मैम, जैसे मैम हम जैसे जीमेल आईडी लिखते हैं तो उसमें @ लिखते हैं तो वो ए वाला @ होता है। हाँ बोलिए। मैम हम जीमेल आईडी बनाते हैं कोई भी, तो उसमें @ लिखते हैं तो वो @ वाला होता है, मतलब ए लिखा हुआ होता है, उसके अंदर ए और सर्कल होता है ऊपर @ जैसे मैम आपने gmail @gmail.com, हाँ
लेकिन जब मैम आप ये पढ़ा रहे हो कि है ना, ये जो ये इनके नेम्स है मैम, मेमोनिक कोड। कोटेशन के नेम, तो मैम इसके आगे वो एन टाइप ड्रॉ किया हुआ है, एन क्यूट्स, तो मैम इसको मैम @ क्यों पढ़ते हैं? उसको मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ इसीलिए एम%, आप जो भी बोलो, एंड लिखना, एंड बोलना, आप जो उससे बोलते हो वो बोलिएगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ इसीलिए मुझे उसका ही वो एम% ही नहीं मैम, बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि कंप्यूटर में एन को @ पढ़ते हैं इसीलिए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं जब पढ़ती थी तो वैसे और मुझे वैसे ही ओ, प्रैक्टिस हो गई, तो मेरे से वही बोला जाता है इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, ठीक है, और कुछ डाउट नहीं। ओके, ये देखो, ये हमारे सिंबल्स है जो W थ्रू स्कूल में सारे दिए गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, सम मैथमेटिकल सिंबल्स, यहाँ पे इस तरीके के कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है, और भी बहुत है। फिर ग्रीक लेटर्स के सारे सिंबल्स है, उसका जो ये है मेमोनिक कोड है, और ये उसका आस्की वैल्यू है। फिर ये सारे जो हम अभी देख रहे थे वो है, एरो है, स्माइलीज भी डालने के लिए ऐसे उसके भी कोड है। अगर हमें कोई ऐसे सिंबल्स, इमोजीज डालने हैं तो उसके लिए भी जो कोड है वो सब है। ऐसा कोई हमें कुछ डालना है तो उसका इस तरीके का आउटपुट आएगा। ये देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो उसके हमें ऐसा आउटपुट देगा। तो ये बहुत सारा कैरेक्टर्स है, बहुत सारा उसका, बहुत डिटेल्स में जा सकते हैं हम उसके लिए। ये देखो, ऐसे ऐसे सारे सिंबल्स हम लिख सकते हैं अगर हमें कुछ हमारी वेबसाइट में डालना हो तो। और ये एज अ इमेज नहीं, एज अ ये हमारा कैरेक्टर जाएगा वहां पे, उस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये इस तरीके, कोई टाइमर वगैरह कुछ दिखाना है, या ये पॉज, स्टॉप, उस तरीके के कुछ सिंबल्स डालने हैं, या कुछ भी हम डाल सकते हैं। आप जब अगर आप रियली इंटरेस्टेड है कि आपको HTML फील्ड में बहुत ही कुछ देखना है, तो ये W3 स्कूल्स आपका बेस्ट सोर्स है आपको कुछ भी पढ़ाई करने के लिए। ओके, नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा हो रहा था। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस पूछ लूं। यहाँ पे कमेंट्स लिखने के लिए कौन सा है, कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं HTML के अंदर? चलो अभी बताओ, कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं? किसी को भी नहीं पता? मैम एक बार फिर से बोलो ना, पीछे से शायद। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है ना, इसी वजह से। कमेंट्स अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कमेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है काव्यांजलि? यस मैम, यस। ओके, अगर हमें कमेंट्स लिखनी है HTML सोर्स कोड में तो उसके लिए क्या सिंबल है, क्या कैसे हम लिख सकते हैं कमेंट?
आइडिया है अभी? मैं आपको दिखाती हूँ। कमेंट्स लिखने के लिए होता है एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डैश डैश 2 बार और फिर जो कमेंट लिखनी है वो, और फिर डैश डैश करके एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम कमेंट्स लिख सकते हैं। याद आया अभी? यस। ओके। फिर बेस टैग का यूज क्या है? Specifies the base URL or target for all relative URLs in a page. ये वाला tag specifies the base URL or target for all relative URLs in a page. Okay? बेस है ये। और दूसरा क्या है? ये बेस टैग का यूज कब होता है? जब हमें कोई बेस यूआरएल सेट कर देना हो, या जैसे कि हम अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा यूआरएल उसे रिलेटिव एड्रेस के लिए कंसीडर करता है? याद है आपको? हम जनरली रिलेटिव यूआरएल लिखते हैं। वो कौन से हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव एड्रेस है? उसके लिए सेम फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो सारे यूज करनी हो तो हम रिलेटिव एड्रेस लिखते हैं, राइट? सिंपली रिलेटिव एड्रेस। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर डी ड्राइव के अंदर हमारा कंप्यूटर करके एक फोल्डर है, राइट? आपको दिखाई दे रहा है ये? यस मैम। डी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर करके हमारे एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी सारी HTML की फाइल्स है। सारी HTML की फाइल्स इसके अंदर है। अभी हम जब ये वाली HTML फाइल में बाकी सारी फाइल्स यूज करें जो सेम फोल्डर के अंदर हो, तो वो सारे हम रिलेटिव एड्रेस थ्रू लिख सकते हैं, राइट? तो ये जो बेस हमारा है, बेस टैग, तो वो हमें एक फोल्डर सिलेक्ट करके देगा। जैसे कि अभी मुझे ऐसा चाहिए कि ये अगर फाइल मेरी भले यहाँ पे है, लेकिन अगर डी ड्राइव और उसके अंदर चैप्टर 01 करके मैंने जो फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जितनी भी HTML फाइल्स है वो मुझे यूज करनी है यहाँ पे एज ए रिलेटिव एड्रेस। तो वो बेस टैग का यूज करके मैं वो सेट कर दूंगी पाथ कि d-ch01 करके जो फोल्डर है वो मेरा हो जाना चाहिए कि बेस यूआरएल सेट कर दिया। तो अभी मैं कहीं का भी मैं अगर फाइल बनाऊं और उसके अंदर मुझे ch01 जो फोल्डर है उसके अंदर जितने भी HTML फाइल्स है मुझे उसके सिर्फ रिलेटिव एड्रेस ही लिखने होंगे, फिर मुझे होल एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? समझ में आया बेस यूआरएल सॉरी बेस टैग का यूज? यस। ओके। और बेस फॉन्ट टैग किस लिए यूज होता है? वो जो फ्रंट होता है ना, जैसे एरियल और वो सब दिखाने के लिए शायद। यानी कि हमें अगर पहले से सेट कर देने कि पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट हम लिख रहे हैं वो उसके फॉन्ट फेस साइज कितने कितने होने चाहिए, उसके लिए यूज होता है बेस फॉन्ट। यानी टू सेट डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर द वेब पेज। फिर बॉडी टैग कब यूज होता है? बॉडी टैग जो हम फर्स्ट चैप्टर से देख रहे हैं, बॉडी टैग का यूज क्या है? वो हमें वेब पेज की जो बॉडी होती है उसमें जो भी हम टाइप करते हैं वो सब दिखा। यस। फिर साइट टैग, CITE साइट टैग का यूज क्या है?
साइट फॉर वो साइटिंग टाइटल की तरह जैसे कि बुक का टाइटल हो कुछ वैसी तरह वर्क करता है। यस। फिर डीएफएन टैग, डीएफएन टैग का यूज होता है टू पब्लिश द टेक्स्ट कंटेंट इन डिफाइंड फैशन। हमने उसके भी सारे एग्जांपल्स W3 स्कूल से देखे थे, राइट, कि हमें तीनों का आउटपुट Yes. सेम देगा अगर हम साइट लिखे या फिर कुछ भी लिखे, राइट, याद है ना आपको वो? यस मैम। फिर आगे है ईएम टैग। ईएम टैग यानी वो भी सेम एज सिटी टैग ही होगा। यस, लेकिन उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखेंगे टू गिव एम्फसाइज ऑन स्पेसिफिक टैग्स, तब हम यूज करते हैं ईएम टैग। और साइटिंग इंपॉर्टेंट टैग्स ऐसा पूछे तो साइट टैग, ओके। सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन अलग है, लेकिन अगर हमें OMR पूछ रहे हैं, राइट, हमें मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो अगर ऐसा पूछा है कि फॉर साइटिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, भले हमें आउटपुट एक जैसा दे रहा है, लेकिन फॉर साइटिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर क्वेश्चन है तो वहां पे लिखेंगे साइट टैग, ओके। यस मैम। फिर आगे है लिंक टैग। लिंक टैग का यूज क्यों होता है, कैसे यूज होता है लिंक? लिंक टैग का पहले यूज कहाँ पे होता है? यस रोते, क्या बोले? Link tag defines relationship between document and external resource, दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें बताएगा। फिर आगे है मेटा टैग। मेटा टैग का यूज क्यों होता है? मेटा टैग that provides additional information, हमारे वेब पेज के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, उसके लिए मेटा टैग है। अभी मेटा टैग में जो एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन, अभी वो डिस्क्रिप्शन से क्या होगा? डिस्क्रिप्शन कब यूज होता है? Most engines will display the description when they put the result of search to the user, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी हो सर्च वो यूज करेंगे सर्च इंजन, ओके। फिर आगे है कीवर्ड टैग। अभी कीवर्ड टैग का यूज कहाँ पे होता है? कीवर्ड प्रोवाइड्स इन दिस टैग विल बी यूज्ड बाय द सर्च इंजन, ओके। सर्च इंजन कीवर्ड्स में हमने जो भी कुछ लिखा होगा वो सर्च इंजन एज अ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट या फिर हमारे वेब पेज का उसका पर्पस क्या है उसे कंसीडर करेगा, कि हमारे जैसे कि कोई भी यूजर सर्च कर रहा है, हमारे जो वेब पेज है स्टैंडर्ड 10 या हम बोले स्टैंडर्ड 4 के यूजर सर्च कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड 4 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर हमारे वेब पेज के अंदर ऐसा हमने कीवर्ड सेट किया होगा कि स्टैंडर्ड 4 के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, तो हमें एज अ कीवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है कि स्टैंडर्ड 4। तो कोई भी यूजर अगर सर्च करेगा स्टैंडर्ड 4, तो ये हमारा वेब पेज हमारा जो सर्च इंजन है उसे ये पेज एज अ कंसीडर करेगा कि हाँ इसके बारे में इस पेज के अंदर स्टैंडर्ड 4 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो एंड यूजर को काम आ सकती है, तो फिर वो हमें वो आउटपुट में देगा यूजर को। फिर है ऑथर। ऑथर करके एट्रीब्यूट है, वो क्या करके देगा? जो वेब पेज का ऑथर है उसका हमें इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं ये सारे टैग्स, मेटा टैग है, फिर लिंक टैग है, बेस टैग है, ये सारे सब कुछ हमें आउटपुट में नहीं देगा, लेकिन जो बैकएंड साइड होगा जैसे कि वेब सर्च इंजन यूज करेगा, फिर हम अभी तो सिंपल वेब पेज बनाए, लेकिन वेब पेज से कनेक्टेड हम एक्सेल शीट भी बनाते हैं जो सारा डेटा मैनेज करता है। जैसे कि हम जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं,
तो वो सारी कुछ चीजें कहीं पे तो स्टोर होती होगी, वो सारा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। वो उसके लिए भी बैकएंड में बहुत सारे ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर वो सारी चीजें सेव होती है। तो वो यहाँ पे वो सब चीजें वहां पे काम आएगी। ठीक है, ऑथर कौन है, ये सब हमारा बैकएंड वाला डेटा है जो हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन इसका यूज जरूर होगा। ठीक है, फिर कमेंट्स का यूज हम क्यों करते हैं? कमेंट्स का यूज इसीलिए करते हैं जैसे कि अगर हमने वेब पेज बनाया तो हमें पता है कि वेब पेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन कोई और यूजर है, उसको कैसे पता चलेगा कि इस पेज में क्या है? हम तो अभी सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि थोड़ा ही कुछ दिखा रही है कि इतनी इतनी चीजें, लेकिन जब आप वेबसाइट बनाओगे तो उसमें के इतनी चीजें तो होगी नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें होगी, राइट? तो वो सारी चीजें के लिए उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है वो जब दूसरा डेवलपर देखेगा तब उसको कैसे पता चलेगा? वो कमेंट थ्रू से पता चलेगा कि इस वेब पेज का मेन पर्पस क्या है। आउटपुट तो हमें देगा ही, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें अगर चेंजेस करनी है तो कहाँ क्या कुछ कर सकते, उस टाइम ये चीज कमेंट्स जो होगी वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ओके, फिर आगे है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग का यूज क्यों करते हैं? डिफाइंस अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, हमने उसका एग्जांपल देखा था। अगर क्लाइंट कोई स्पेसिफिक एक्शन करता है तो उसका स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। जैसे कि हमने अगर ईमेल एड्रेस लिखा है और पासवर्ड नहीं लिख के साइन इन करते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट करता है, और दोनों चीजें लिख के हमने साइन इन दबाया तो हमें वैसा आउटपुट देगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो भी उस तरीके का आउटपुट देगा। तो वो सब कुछ यहाँ स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, यानी जैसा क्लाइंट एक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग वैसा उसे आउटपुट मिलेगा। ये होती है स्क्रिप्ट। फिर स्टाइल, स्टाइल टैग का यूज कैसे क्यों होता है? Can display the contact in strike-through manner. मतलब वो कैंसिल कर स्टाइल नहीं, स्टाइल, स्टाइल टैग जो हेड टैग में स्टाइल का यूज होता है ये रहा, इसका यूज क्यों होता है? ये स्टाइल टैग मैं आपको बताती हूँ। स्टाइल टैग का यूज तब होता है जब हमें ऐसा डिफाइन करना हो, जैसे कि जहां जहां पे भी बॉडी के अंदर पी टैग का यूज हुआ या फिर कोई बॉडी टैग का यूज है तो उसके अंदर कौन से फॉन्ट चाहिए, या फिर अगर पैराग्राफ टैग है तो उसके एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए, उसका आउटपुट फॉन्ट कलर, बहुत कुछ चीजें होती है वो सब कैसे सेट होनी चाहिए। जैसे हमें नीचे जब हम बॉडी के अंदर जब पी टैग का यूज करें तब हमें स्पेसिफाई ना करना पड़े, लेकिन ऊपर सिंपली एक टैग लिख दे कि जहां पे हम पी टैग का यूज करें तो वहां पे जितने भी पी टैग्स यूज हुए हो बॉडी में तो उसका आउटपुट हमें दे दे। तो वो सब चीजें हम स्टाइल टैग के अंदर सेट कर सकते हैं, यानी कि डिफाइंड स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। ओके, कल हम टोटली प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे और फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। आप भी थोड़ा देख लीजिएगा कि हमें जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज दी गई है उसमें क्या करना है। जैसे कि फर्स्ट है कंप्लीट माय स्कूल वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन इन द चैप्टर। तो आप भी थोड़ा वो उसका बैकवर्क कर लीजिएगा, तो कल हम डायरेक्टली वो आउटपुट डायरेक्टली हम वो वेब पेज ही क्रिएट करें, या फिर हमने तो यहाँ पे वेबसाइट बनानी है तो वो पूरी वेबसाइट बने। तो स्टार्टिंग में हम एक्सरसाइज सॉल्व करके ये प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, और आज मैं आपको वो पीडीएफ फाइल भेज रही हूँ तो आप वो सारे टैग्स भी याद कर लीजिएगा कि कैसे कहाँ पे क्या यूज होता है। ओके, यस मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय मैम।